आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव 1600 ईस्वी के चार्टर से प्राप्त होता है। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव किससे प्राप्त होता है? तो आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव 1600 ईस्वी के चार्टर से प्राप्त होता है। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी वे थे। तो इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। तो याद कैसे करेंगे ट्रिक से? तो भारत परिषद में कौन नियुक्त हुआ? तो पूछ रहा है कैसे नियुक्त हुआ हुस्न कैसे नियुक्त हुआ? हुसैन को हुस्न पढ़ेंगे और केसी गुप्ता को केसी पढ़ेंगे कैसे? यानी भारत परिषद में, इंग्लैंड के भारत परिषद में कैसे नियुक्त हुआ हुस्न दिखा के नियुक्त हुआ, यानी हुसैन से हुस्न, यानी केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी भारत परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय थे। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार कौन दिया था? भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिए थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार कौन दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू दिए थे। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिए थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का कथन क्या था? तो महात्मा गांधी का कथन था, यंग पत्रिका में इन्होंने लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता था। शिक्षा नहीं तो वोट नहीं कर सकता इटी से, यह कौन कहते हैं? तो महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी क्या बोले थे कि यंग पत्रिका में कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता था। शिक्षा नहीं तो वोट नहीं का विचार पे असमर्थता व्यक्त किए थे महात्मा गांधी। फिर आगे देखते हैं, यूपी का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कब किया गया? तो 1834 में यूपी का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कब किया गया? 1834 में किया गया। आप देखेंगे आंग्ल भारतीय विधि संहिता, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधी सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? तो कंपनी के निवेशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित जितना भी पत्राचार और दस्तावेज था वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। फिर इसके आगे है कि निर्देश क्या दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निर्देश दिया गया कि सैनिक और राजस्व संबंधी कागजात समय समय पर जो है कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निर्देश दिया गया कि सैनिक और राजस्व संबंधी कागजात समय समय पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष कंपनी प्रस्तुत करेगी। फिर इसके तहत क्या था कि संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या किया गया? तो संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या किया गया? तो ए नंबर में लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के संबंध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के
कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। फिर इसके बाद है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रशासनिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया। फिर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, जिसके सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवेरिल बॉर्वेल मॉनसन। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। उसके सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवेरिल बॉर्वेल मॉनसन। फिर इसके बाद है कि केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया। क्या किया गया? सी नंबर में है कि केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया था। फिर है विशेषता क्या था? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद उत्तरदायी थे किसके प्रति? तो गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उत्तरदायी थे इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे। और प्रबंधन शक्ति किस में निहित था? तो 1773 के तहत पूरा भारत में जो भी प्रबंधन करना है वह शक्ति किस में निहित किया गया था? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में निहित कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। और प्रबंधन शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में निहित कर दिया गया था। फिर इसके बाद है कि 1776 में गवर्नर जनरल का अधिकार मिला कि काउंसिल के निर्णय को यह ठुकरा सकता है। 1776 में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह अपने काउंसिल के निर्णय को मना कर सकता है, यानी ठुकरा सकता है। फिर इसके बाद है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बमका में 1727 में महापौर न्यायालय का स्थापना किया गया था। बमका, ब से होता है बंगाल, म से मद्रास, क से कलकत्ता, यानी 3 प्रेसिडेंसी था। ब से बम्बई, म से मद्रास, क से कलकत्ता। ब से बम्बई, म से मद्रास, क से कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसी था। तीनों प्रेसिडेंसी में 1727 में महापौर न्यायालय स्थापित किया गया था। फिर इसके नीचे है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना मद्रास में कब किया गया था? तो 1801 में। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना मद्रास में कब किया गया? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना मद्रास में 1801 में किया गया। जबकि बम्बई में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था? तो 1823 में। मद्रास में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1801 में किया गया, जबकि बम्बई में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1823 में किया गया था। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करना भारत में और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सत्रह सौ 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1781 का आप देखेंगे सेटलमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। एससी लिखल है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम ऊपर वाला देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। फिर उसके नीचे है कि सुप्रीम कोर्ट के राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। फिर इसके बाद है कि 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत ही
कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत ही कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। फिर इसके बाद है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत देखेंगे कि नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। फिर ब्रिटिश शासन का आधार बना। ब्रिटिश शासन का आधार कौन बना? तो ब्रिटिश शासन का आधार 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बना। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश शासन का आधार बना। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीएम थे विलियम पिट। अब विलियम पिट के नाम पर ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर उसके बाद है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को कहा जाता है क्या? तो अंग्रेज अब नए इलाके, इसमें क्या कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट में कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे। 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम में क्या था? तो 1793 का चार्टर अधिनियम में था, इसमें 1791 में कौन थे गवर्नर जनरल? तो कॉर्नवालिस थे। 1791 में कॉर्नवालिस थे। इन्होंने क्या किए थे? तो पुलिस सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति किए थे। पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी की नियुक्ति कौन किया था? तो 1791 में कॉर्नवालिस ने पुलिस सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की है। उसके बाद है फिर पेन वाला ही अभी पढ़ेंगे केवल। तो कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के अधिकार में संकेंद्रित इतनी शक्ति से सतर्क और उसमें कलेक्टर के न्यायिक अधिकार से वंचित कर दिया था। कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर के संकेंद्रीय इतनी शक्ति से सतर्क हो गया था और इसने क्या किया? उसने कलेक्टर के न्यायिक अधिकार से कलेक्टर को वंचित कर दिया। ठीक है। और 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत ही क्या किया गया था? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत ही जो है कि 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत ही क्या किया गया? तो इस बोर्ड के सदस्यों को एवं कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि कंपनी के कर्मचारियों को राजस्व जो है भारत से देने की व्यवस्था किया गया था। फिर अब देखेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में था कि ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गया। फिर इसमें 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश नागरिक और कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोल दिया गया। जो है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश नागरिक और कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोल दिया गया। जबकि निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निजी व्यापार करने, कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जबकि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश नागरिक को और कंपनी के लिए भारत में निजी व्यापार करना खोल दिया गया। फिर उसके बाद है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में प्रारंभ किया गया अनऔद्योगिकरण। अनऔद्योगिकरण का प्रारंभ कब किया गया? तो अनऔद्योगिकरण का प्रारंभ 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कब किया गया था? भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत।
भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कब किया गया? तो भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की संवैधानिक स्थिति को 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ही स्पष्ट किया गया था। भारत के 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर नीचे में है कुछ लिखा हुआ कि 1786 का एक्ट क्या था। तो 1786 के एक्ट में क्या था, तो देखेंगे कि 1786 के एक्ट में क्या था। तो 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिल गया। 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद का निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिल गया। और 1786 के एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और साथ ही गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार भी दिया गया। और साथ ही गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का अधिकार भी दे दिया गया। और साथ ही गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का अधिकार भी दे दिया गया। फिर 1786 के एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया था। आप देखेंगे कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश व्यापारियों को तो निजी व्यापार करने का अधिकार तो दिया गया, परंतु लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में कोई भी व्यापार करने पर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, परंतु 1813 के तहत लाइसेंस अनिवार्य किया गया और इसको 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना भी समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस की अनिवार्यता को 1813 के तहत अनिवार्य किया गया और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको जो है कि अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद है 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम देखेंगे क्या था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत है कि प्रशासन में भारतीयों को कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। प्रशासन में भारतीयों को कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। और साथ ही 1833 के तहत ही केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया। जबकि हम देखे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का प्रयास किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का प्रयास किया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत केंद्रीय नियंत्रण का प्रयास किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का प्रयास किया गया था। और साथ ही इसी में है कि केंद्रीय प्रशासन का नींव भी रखा गया था। 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। नीचे में लिखा हुआ है केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही संसदीय नियंत्रण का प्रयास किया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया। और केंद्रीयकरण का नींव पड़ा 1773 से, केंद्रीयकरण का नींव पड़ा 1773 से, केंद्रीयकरण का नींव पड़ा 1773 से, जबकि केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया 1833 से। केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम से। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर 1833 के चार्टर अधिनियम का कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में मात्र शासन करना रह गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत में शासन करना रह गया था। इसके बाद है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया। भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। जबकि अब देखते हैं चौथा नंबर, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बम्बई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। बम्बई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्माण शक्तियों को वापस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ले लिया गया था। फिर है कि पांचवा, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के विधि या कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की शामिल किया गया, जो कि भारतीय होता था। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य या कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, जो कि भारतीय होता था। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। फिर उसके बाद है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। यह अधिनियम धारा 87 के तहत हुआ था, जिसमें धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग आदि के आधार पर अयोग्य ठहराना जाने गलत कर दिया गया। फिर उसके बाद है 8वां नंबर कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत संपूर्ण देश के लिए गवर्नर जनरल के द्वारा एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का कहा गया। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन कि 1834 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में। उसके बाद देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या था कि विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से पृथककरण किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। यानी विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कब किया गया, तो विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पृथक कर दिया गया। फिर है भारत के लिए विधानमंडल की व्यवस्था किया गया, जिसमें 12 सदस्य होते थे। भारत के लिए विधानमंडल की व्यवस्था किया गया जिसमें 12 सदस्य होते थे। ये 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। इसके बाद है कि 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया, जिसका कार्य था कि भारत में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त करके प्रतियोगी विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा कराया जाने के लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया। फिर है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर के तहत। फिर इसके बाद है 1858 का चार्टर अधिनियम। क्या है? 1858 का चार्टर अधिनियम। तो इसको देखते हैं। इसमें है 1858 का चार्टर अधिनियम। तो ऊपर वाला पेन वाला देखेंगे कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारतीय राजस्व 1858 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था, इसी कारण से 1858 में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो और 1858 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय राजस्व ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में चला गया। भारतीय राजस्व 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में चला गया। फिर 1858 के चार्टर अधिनियम या भारत शासन अधिनियम को शिक्षित वर्ग अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहे थे। 1 नवंबर 1858 में महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ था। उसी को भारतीय शिक्षित वर्ग अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो भारतीय शिक्षित वर्ग अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1 नवंबर 1858 में जारी महारानी के घोषणा
पत्र को, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहे थे शिक्षित मध्य वर्ग। फिर है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में बदल दिया गया। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में बदल दिया गया 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1858 का चार्टर अधिनियम में मंत्री पद की व्यवस्था किया गया। 1858 का चार्टर अधिनियम के तहत दूसरा नंबर है कि मंत्री पद का व्यवस्था 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 सदस्य निदेशक मंडल के द्वारा थे। फिर चौथा है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय संसद पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत ही जो है 1858 के चार्टर अधिनियम चौथा है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर उसके बाद है 7वां नंबर कि भारत के राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट यानी कि राज्य सचिव का नियुक्ति किया गया। भारत में राज्य सचिव का नियुक्ति 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। अब देखेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे। ऊपर वाला पेन वाला पढ़ते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद को कहते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद को कहते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। 1861 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत विकेंद्रीयकरण शुरू हुआ। 1861 के शासन अधिनियम के तहत विकेंद्रीयकरण शुरू हुआ था, जबकि 1833 के अधिनियम के तहत केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया था। 1833 के अधिनियम के तहत केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया, जबकि 1861 के अधिनियम के तहत विकेंद्रीयकरण का प्रयास किया गया। यानी विभिन्न पदों का विभागीय प्रणाली 1861 के तहत शुरू हुआ और विभिन्न विभागों को अलग अलग शक्ति दिया गया, यानी विकेंद्रीयकरण किया गया। जबकि केंद्रीयकरण 1833 के शासन के भारत शासन अधिनियम के तहत शुरू हुआ था। विधान परिषद के सदस्य की संख्या 6 से 12 हो गई। 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से 12 हो गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्य की अधिकतम संख्या 12 और न्यूनतम 6 हो गया था 1861 के शासन अधिनियम के तहत। दहेज निषेध अधिनियम कब आया? 1961 में आया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को स्वयं के लिए कानून बनाने, संशोधन करने का अधिकार दिया गया, जिसमें गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। 1861 के अधिनियम के तहत बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को स्वयं के लिए कानून बनाने, संशोधन करने का अधिकार दिया गया, जिसमें गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। 1861 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया, जिसका समय अवधि 6 माह मात्र था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है 1861 शासन अधिनियम के तहत, जिसकी अवधि 6 माह मात्र थी। 1861 के अधिनियम के तहत 5वां पढ़ेंगे कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत किया गया। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे कानून बनाने में 1861 के शासन अधिनियम के तहत। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया था। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया था, बनारस के राजा, महाराजा और सर दिनकर राव। बनारस के राजा, महाराजा और दिनकर राव, यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव थे भारतीय परिषद में शामिल हुए थे। 1861 अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को वायसराय की परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। फिर
देखेंगे स्थानीय शासन का स्थापना कब किया गया था। स्थानीय शासन का स्थापना 1864 से 68 में किया गया था। स्थानीय शासन का स्थापना 1864 से 68 में किया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया गया था। अब देखेंगे 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जाना का उपबंध किया गया। 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि कभी भी भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में क्या था, 23 अधिनियम 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। जबकि शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत हुआ था, परंतु महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई बनी थी 1877 में। 1892 का भारत शासन अधिनियम क्या था। 1892 का भारत शासन अधिनियम क्या था, तो 1892 का भारत शासन अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1893 में। 1892 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ 3 फरवरी 1893 में। और यह स्वीकृत कब हुआ था। 1892 का भारत शासन अधिनियम 20 जून को स्वीकृत हुआ था। 20 जून को स्वीकृत हुआ और 1892 का भारत शासन अधिनियम 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था। और 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत किया गया। कौन से सरकार की शुरुआत हुआ, तो प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत किया गया। 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कि प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत किया गया। प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत किया गया। जबकि प्रतिनिधि शासन का शुरुआत कब किया गया था, तो प्रतिनिधि शासन का शुरुआत 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रतिनिधि शासन का शुरुआत हुआ। प्रतिनिधि शासन यानी विभागीय प्रणाली जब शुरू हुआ तो प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। प्रतिनिधि शासन का शुरुआत 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। जबकि प्रतिनिधि सरकार का स्थापना कब किया गया, तो प्रतिनिधि सरकार का स्थापना 1892 के शासन अधिनियम के तहत किया गया था। क्यों, क्योंकि 1892 में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव कहीं भी होगा तो सरकार का स्थापना होगा। तो प्रतिनिधि सरकार का स्थापना हुआ, तो प्रतिनिधि सरकार का नींव पड़ा 1892 के भारत शासन अधिनियम से। जबकि प्रतिनिधि शासन का शुरुआत हुआ था 1861 के भारत शासन अधिनियम थे। उसके बाद है 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्य परिषद में 40% निश्चित किया गया था। गैर सरकारी सदस्य की परिषद में निश्चित कितना किया गया, 40% निश्चित किया गया। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या परोक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुआ 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। परोक्ष चुनाव प्रणाली या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुआ। जबकि दूसरा नंबर में है कि राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर राजस्व अथवा व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत राजस्व, व्यय और बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो कि 6 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जा सकता था। बजट पर बहस करने, व्यय और राजस्व पे बहस करने और प्रश्न पूछने, इसको याद कैसे करेंगे, बाप करेंगे बाप, यानी ब से हो गया बहस और प से हो गया प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। फिर देखेंगे 1809 का भारत शासन अधिनियम। 1809 का भारत शासन अधिनियम, तो 1809 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो 1809 के भारत शासन अधिनियम के तहत